मुख्यमंत्री महोदय, संसद में तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता नमा नागेश्वर राव जी, हमारे सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी जी, यहाँ उपस्थित सारे सांसद और विधायकगण और मित्रों, आज यहां आकर मैं अभिभूत हूं। आई एम ओवरवेल्म्ड, क्योंकि आज यहां पर जो सर्वोत्तम है हमारे देश की लोकशाही में, उसका दर्शन आज यहां पर हम लोगों को हुआ और हमने महसूस किया कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होने जा रहा है, वो आज यहां पर पीपुल्स मूवमेंट बन गया। ये राष्ट्रपति का चुनाव मेरे लिए उस लड़ाई की श्रृंखला में एक कड़ी है जो कई वर्षों से मैं इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं बहुत आभारी हूं सम्मानित मुख्यमंत्री जी का कि हमारे नामांकन के दिन 27 जून को इन्होंने अपने मंत्री के.टी. रामाराव जी को भेजा था दिल्ली, और उनके आने से हम लोगों को बहुत बल उस दिन प्राप्त हुआ था। राष्ट्रपति का ये चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है और इसीलिए शायद इस बार का चुनाव कुछ विशेष है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यह देश किस हालत से गुजर रहा है। आज मैं जब यहां आ रहा था तो आज के अखबार में एक बहुत ही विशिष्ट हमारे देश के विद्वान हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं अमर्त्य सेन जी, उनका एक वक्तव्य छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि द नेशन इज कोलैप्सिंग। ये मुल्क जो है वो बर्बाद हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है। और हम देखते हैं कि हर दृष्टिकोण से वो कोलैप्स हमारे सामने है। एक मिनट के लिए हम राष्ट्रपति के चुनाव को किनारे रख दें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक नागरिक की हैसियत से हम इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि हमारा देश बर्बाद हो जाए? प्रधानमंत्री जी से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, विदेश की भावना नहीं है। हालांकि इस बात का मुख्यमंत्री जी, इस बात का मुझे जरूर सख्त अफसोस है
कि नामांकन दाखिल करने के बाद मैंने उनको फोन मिलाया। मुझे बताया गया उस समय वो फोन पर उपलब्ध नहीं थे। मैंने संदेश छोड़ा कि उनसे मेरी ओर से निवेदन कीजिएगा कि जब वो लौट कर आएं तो मुझसे बात कर लें। आज तक मैं इंतजार कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी का लौटकर फोन नहीं आया। संस्कार है। नहीं, बट ये देश के प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक साधारण नागरिक भी फोन करे तो ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को उस फोन का उत्तर देना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह शिष्टाचार सीखा ही नहीं। बहुत अफसोस की बात है। तो आपको मैं बता रहा था कि बहुत असाधारण परिस्थिति में यह चुनाव हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकारी पक्ष से एक महिला को खड़ा किया गया है जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं। अक्सर ये प्रश्न मुझसे पूछा जाता है और मैं इसका उत्तर ये कह के देता हूं कि ये जो चुनाव हो रहा है इसके बारे में सर्वानुमति बन सकती थी। इट वॉज पॉसिबल टू फोर्ज ए कंसेंसस। लेकिन वो जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? वो सरकार के ऊपर थी कि वो सबसे बात करते, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करते कि हमारी ये सोच है, आपकी क्या सोच है, कैसे सर्वानुमति बनाई जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसलिए ऐसा नहीं किया कि वो सर्वानुमति में, कंसेंसस में विश्वास करते ही नहीं हैं। वो विश्वास करते हैं कॉन्फ्रंटेशन में, टकराव की राजनीति पर चलना चाहते हैं। वो अपमानित करना चाहते हैं दूसरे लोगों को और इसीलिए उनके डिक्शनरी में कंसेंसस नाम का शब्द ही नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बहुत ही प्रगतिशील और बड़े प्रदेश के आप प्रतिनिधि हैं, क्या हमारे देश में यही चलेगा? क्या एक तरफा सब कुछ होगा? क्या दूसरे की इस देश में दूसरे का की कोई इज्जत नहीं रहेगी? और इसीलिए हम जोर देकर इस बात को कह रहे हैं कि ये दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है आज राष्ट्रपति का चुनाव। ये दो व्यक्तियों के आइडेंटिटी की लड़ाई नहीं है कि ताकत मिलने के बाद इन्होंने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में, इसको अग्रणी प्रदेश बनाने में बहुत कम समय में बहुत कुछ करके दिखाया है। ये एक मिरेकल है। तेलंगाना इज ए मिरेकल टुडे। इट्स ए मिरेकल स्टेट। और ये वही आदमी कर सकता है जिसके मन में जनता के प्रति समर्पण का भाव हो, जिसके मन में एक विजन हो और वो मौका मिलने पर उस विजन को धरती पर उतारने का काम करे। आपके मुख्यमंत्री केसीआर जी उसी प्रकार के
व्यक्तित्व हैं। इसलिए ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लोकशाही की लड़ाई है। ये लड़ाई, जैसा अमर्त्य सेन ने कहा, कि देश को बर्बाद होने से बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई आपके और आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। ये लड़ाई भारत के भविष्य की लड़ाई है। और आज इस स्थल से, इस शहर से हम उस लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। केवल चुनाव राष्ट्रपति का अपने आप में बहुत मायने नहीं रखता है। कोई न कोई चुनकर राष्ट्रपति भवन जाएगा। अक्सर पत्रकार हमसे पूछते हैं, आप राष्ट्रपति भवन में जाएंगे तो आपका प्रथम कर्तव्य क्या होगा? और मैं उनसे जोर देकर कहता हूं कि मेरा प्रथम कर्तव्य होगा इस देश के संविधान की रक्षा करना, उसके मूल्यों की रक्षा करना, इस देश की लोकशाही की रक्षा करना, प्रजातंत्र को बचाकर रखना। यह आज चुनौती है। कल ही ना प्रधानमंत्री जी का भाषण है यहां पर, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैं आपसे आज कह के जाना चाहता हूं, जितने प्रश्न आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूछे हैं उसमें एक का भी जवाब वो नहीं देंगे। वो इसलिए नहीं जवाब देंगे कि उनके पास जवाब है ही नहीं। He has no reply. And that's why he will not answer a single question which has been posed to him today by the Honorable Chief Minister. देश का दुर्भाग्य है। देश का दुर्भाग्य है कि यहां पर संवाद ही खत्म हो गया। There is no dialogue. There is no conversation taking place. और जब डायलॉग नहीं होगा तो कंसेंसस कहां से बनेगी? मुझे याद है, मैं उस लोकसभा का सदस्य था, केसीआर साहब भी उसके सदस्य थे, और मेरे मन में इनके प्रति जो इज्जत है वो उस दिन से है जब अकेले लोकसभा में तेलंगाना अलग राज्य बनाने के लिए इनकी आवाज उठती थी। और सचमुच में उस समय बहुत कम लोगों को ये भरोसा था कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि एक दुबला पतला आदमी खड़ा हो जाए तो उसका सपना साकार हो जाएगा। लेकिन इन्होंने अपना सपना, उस सपने को साकार किया और तेलंगाना राज्य अलग पृथक राज्य बना। और बात वहीं तक नहीं रुकी। आज देश के अग्रणी राज्यों में तेलंगाना की गिनती होती है। तो सत्ता जो है, स्टेट पावर आप चाहते हैं इसके लिए कि उससे आप लोगों की भलाई कर सकें। स्टेट पावर आप इसलिए नहीं चाहते हैं कि आपके पास जितनी ताकत है, आपके पास जितनी एजेंसियां हैं, उसका आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस्तेमाल करके दुरुपयोग करें उनका, जैसा आज हम देख रहे हैं। आज ही अखबार में हम लोगों ने पढ़ा, 2004 का कोई एफिडेविट था शरद पवार साहब का, उनको नोटिस मिल गई इनकम टैक्स की।